चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अम्ल और भस्म के बारे में कि किस तरह से हम लोग अम्ल और भस्म को पहचानते हैं, किसको हम लोग अम्ल कहेंगे, किसको हम लोग भस्म कहेंगे, अम्ल किसी के साथ व्यवहार कैसा दिखाता है, उसका लिटमस पत्र पे कैसा प्रभाव पड़ता है, ये सारा बात हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो चलो इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे बाबू कि अम्ल और भस्म किसी और के साथ मिलकर क्या बनाता है। यानी आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू अम्ल और भस्म का रासायनिक गुण। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा बात बताएंगे कि सबसे पहले अगर वो कोई अम्ल हो या कोई भस्म हो, अगर किसी धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो वो धातु किस तरह से व्यवहार करेगा, कौन सा धातु उसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा धातु उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो उसके डिपेंड करेगा उसके सक्रियता श्रेणी पे, यानी धातुओं के सक्रियता श्रेणी पर ही निर्भर करेगा कि कौन सा एसिड या बेस उसके साथ अत्यधिक तेजी से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, और रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। वो सारे के बारे में देखने से पहले सबसे पहले हमको एक चीज देखना जरूरी है, वो है धातुओं का सक्रियता श्रेणी, जिससे हम आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा और कौन नहीं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू धातुओं का सक्रियता श्रेणी, धातुओं का सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। और इसको आप लोग को याद कर लेना है। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर कीजिए ताकि उसको भी समझ में आए, उसको भी हेल्प मिले और साथ में हमको भी हेल्प मिले, हम भी आपके साथ काम करें, अच्छे तरह से काम करें। तो बाबू धातुओं का सक्रियता श्रेणी में आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा धातु यहाँ पर काम करेगा आसानी से। तो चलो हम यहाँ पर कुछ डायग्राम पहले बना लेते हैं। धातु, यहाँ पर हम लोग इस धातु का संकेत भी देख लेंगे। धातु का नाम पहले हम लोग लिख देते हैं, धातु का नाम। इसके बगल में हम लोग देख लेंगे बाबू इस धातु का संकेत। आपको एकदम मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको ये नहीं लगे कि हमको चोरी करना पड़ेगा। और इधर हम लोग देख लेंगे बाबू सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। जो सक्रियता श्रेणी हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते से घटते की ओर दिखाएंगे ताकि हमको समझ में यहाँ पर आ जाए कि कौन सबसे ऊपर है सक्रियता श्रेणी में और कौन सबसे नीचे है। यह है सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम, घटता क्रम। ऊपर बाबू सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, और नीचे बाबू सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा धातु सबसे ज़्यादा होता है और कौन सा धातु सबसे कम होता है, यानी सक्रिय श्रेणी किसका सक्रियता ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले धातु का नाम। तो यहाँ पर सबसे पहला धातु आता है बाबू पोटेशियम। पोटेशियम जिसका सक्रियता सबसे अधिक है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बाबू, के। सबसे अधिक सक्रिय है, जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है सामान्य रूप से। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू कैल्शियम, Ca। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू सोडियम, Na। इसको आपको याद कर लेना है। इसके नीचे हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है, Mg। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, इसका Al। इसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे क्या, जिंक, जिंक, इसका सिंबल होता है बाबू Zn। इसके बाद बहुत ही हमारा उपयोगी आयरन, जिसका सिंबल क्या होता है बाबू, Fe। इसके बाद हम लोग देखेंगे टीन, 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 Sn। इसके नीचे बाबू हम लोग देखेंगे लेड, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं, Pb। इतने सारे सक्रियता श्रेणी में हमको किसी न किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हुए दिखते हैं, लेकिन इसके नीचे जो होते हैं नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो जो हाइड्रोजन के सक्रिय से नीचे हो,
यानी जिसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे जो भी आपको सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर कोई धातु नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन, लेड के नीचे हाइड्रोजन का सक्रिय है और हाइड्रोजन के नीचे बाबू आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा कॉपर। कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर मिलेगा, इसका सिंबल क्या होता है H, इसका क्या, कॉपर। यहां पर आपको इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। कॉपर के नीचे है बाबू क्या, मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल है बाबू Hg, इसके नीचे बाबू सिल्वर जिसका सिंबल है बाबू Ag, और सबसे नीचे बाबू है गोल्ड जिसको हम लोग सोना कहते हैं और इसका सिंबल है Au। अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू, हाइड्रोजन का सक्रियता श्रेणी दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन के सक्रियता श्रेणी के जो नीचे आने वाले धातु हैं, ये धातु अम्ल के साथ या भस्म के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सक्रियता हाइड्रोजन से भी कम हो जा रहा है। तो जब हाइड्रोजन से कम हो जा रहा है तो ये कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं होगा कि ये सभी धातु एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया करेंगे, इसलिए ये सभी कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इसको आपको याद करना है और यहाँ पर देखना है कि ये सभी अभिक्रिया करेगा, लेकिन जैसे जैसे सक्रियता श्रेणी नीचे आएगा वैसे वैसे इसका अभिक्रिया मंद होते जाएगा, यानी धीमे होते जाएगा। सबसे ज्यादा किसका, पोटेशियम आसानी से किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, कैल्शियम भी किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, सोडियम भी रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पर आयरन, टिन भी रिएक्ट कर लेगा, लेकिन इसका सक्रियता श्रेणी धीरे धीरे कम रहा है तो थोड़ा देरी में या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, लेकिन सामान्यतः ये सभी में हमको किसी न किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बाबू सबसे पहले आपको ये बात पता कर लेना है कि कौन सा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे है। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहें कि जिसका सक्रियता श्रेणी ऊपर है वो तो हमारा एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हाँ करेगा। जैसे में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले बाबू, हमारा क्या है, जिंक है, तो अगर हम लोग जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या बनाता है बाबू, ZnSO4 प्लस H2, यानी यहां से हमको क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और जिसमें हम लोग को देखना है कि हाइड्रोजन के नीचे यानी हाइड्रोजन गैस के तुलना में भी ये सब कम क्रियाशील है, ये सब कम सक्रिय है, तो उस कंडीशन में ये कभी भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो एसिड की बेस के साथ कोई भी रिएक्शन यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम लोग यहां पर देख ले बाबू, आयरन के साथ अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करें तो हमको क्या मिलेगा बाबू, FeCl2 प्लस क्या मिलेगा, H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहां पे भी मुक्त हो रहा है। अब यहां पर चलो बाबू हम इस ZnSO4 का हम छोटा सा एक प्रैक्टिकली प्रक्रिया कर दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन आप उससे पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है यानी हाइड्रोजन के ऊपर तक जो धातु दिख रहा है वो धातु एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे यानी सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आने वाले जो भी धातु रहेंगे वो धातु कभी भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब हम एक छोटा सा आपको मेथड समझाते हैं कि किस तरह से कोई प्रक्रिया करता है, जैसे हम इसी का बता देते हैं, इसी का हम प्रैक्टिकली प्रक्रिया बता देते हैं कि किस तरह से रिएक्शन करेगा और क्या इसमें तैयार होगा और क्या बनेगा। तो चलो नोट कर लिया। चलो अब हम लोग यहां पर एक छोटा सा प्रयोग देख लेते हैं, छोटा सा प्रयोग। जिंक का H2SO4 के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन का प्रायोगिक संबंध, ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से तैयार होता है, किस तरह से बनता है और हमको किस तरह से काम करेगा और किस तरह से हमको किसी को समझाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा संबंध स्थापित करना चाहेंगे। तो यहाँ पर चलो हम लोग ले लेते हैं, जब हम लोग जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं बाबू तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है
ZnSO4 प्लस बाबू H2, जो कि क्या है, गैस है, यानी हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। लेकिन कैसे मुक्त होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जिंक है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2 नहीं, H2SO4, H2SO4। एक क्या है बाबू, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए हम इसका छोटा सा यहां पर देख लेते। एक क्या हमको प्राप्त हो गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और हमको क्या मिल रहा है बाबू, हाइड्रोजन गैस। लेकिन हम इसको एक प्रयोग करके देखते हैं, यहाँ पे प्रायोगिक चित्र बनाकर दिखाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक फ्लक्स कोणीय लेंगे। तो फ्लक्स कोणीय क्या होता है, तो एक तरह से प्रैक्टिकल ट्यूब होता है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। जब हम लोग एक फ्लक्स कोणीय लेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फ्लक्स कोणीय ट्यूब लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, कि फ्लक्स कोणीय ट्यूब से एक हम लोग पाइप निकालेंगे, ठीक है। इस पाइप को हम लोग यहाँ से निकालकर एक हम लोग अलग टब में ले जाएंगे, एक टब में ले जाएंगे, जिस टब में हम लोग पहले से, चलो ये टब है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलो ये टब है। इस टब में पानी और साबुन का फेन बनाया हुआ है, यानी साबुन का झाग, साबुन का झाग जिसको हम लोग फेन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस रिएक्शन को, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला रिएक्शन है। अब हमको क्या करना है बाबू, ये जो हमको फ्लक्स कोणीय ट्यूब दिख रहा है, इसमें हम लोग तनु H2SO4 का सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तनु H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे, विलयन को इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग जिंक का छोटा टुकड़ा डालेंगे, जिंक का छोटा टुकड़ा। एक क्या है बाबू, जिंक का छोटा टुकड़ा, ध्यान से समझना है, टुकड़ा है, टुकड़ा। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है बाबू, H2SO4 का सॉल्यूशन है, जिंक का टुकड़ा है। जैसे ही हम H2SO4 के सॉल्यूशन में जिंक के टुकड़ा को डालते हैं बाबू, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो आपको प्रक्रिया दिखाई दे रही है, जो फ्लक्स कोणीय दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लक्स कोणीय ट्यूब दिखा रहा है, ये धीरे धीरे गर्म होने लगता है, ठीक है। और गर्म होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है, यानी इस प्रक्रिया से, इस पाइप से हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ से होते हुए यहाँ कौन सा गैस जा रहा है बाबू, तो हाइड्रोजन गैस इस नली के सहारे इस क्या रहा, ट्यूब में आ रहा है, जिस ट्यूब में पानी और साबुन का झाग बनाया गया था। और जैसे इस ट्यूब में ये आपको हाइड्रोजन गैस आ रहा है, तो यहाँ से क्या कर रहा है बाबू, जो भी साबुन के बने हुए झाग हैं इसको उड़ा रहा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। जब भी कोई गैस लगेगा या हवा लगेगा तो जो भी बुलबुला होगा वो क्या होगा, उड़ेगा। तो ये क्या निकल रहा है बाबू, ये निकल रहा है साबुन के झाग का बुलबुला। अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि इससे निकलने वाला जो गैस है हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, यानी इसको अगर हम लोग आग के संपर्क में लाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया जरूर होगा। तो हाँ होगा। हम लोग क्या करेंगे कि जो बुलबुला निकल रहा है इस पर हम एक सलाई का तिल्ली को जलाएंगे, यानी सलाई का तिल्ली है, मान लेते हैं कि सलाई का तिल्ली है। ये क्या है बाबू, सलाई का तिल्ली, इसमें आग जल रहा है, ठीक है। इसमें क्या जल रहा है, आग जल रहा है, यानी ये क्या है, माचिस की तिल्ली, माचिस का जलता हुआ तिल्ली, जलता हुआ तिल्ली।
अब जब हम इसमें जैसे ही जलता हुआ तिल्ली लाएंगे, ये क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ आवाज निकलेगा या जलेगा। तो जब ये जलेगा बाबू तो हमको कुछ ऊपर चमकता हुआ चीज दिखेगा, और चमकता हुआ चीज दिखेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इस माचिस से ब्लास्ट करेगा और यहां से चमक के साथ, कुछ चमक के साथ हॉप जैसा आवाज निकलेगा, आवाज निकलेगा। कैसा आवाज निकलेगा, हॉप। जब हम लोग यहां से गैस निकल रहा है, उस गैस में आग लगाएंगे बाबू तो हॉप जैसा आवाज निकलेगा। वो जो आवाज निकलेगा वो किसका होगा बाबू, तो वो आवाज होगा हाइड्रोजन गैस का। वो किसका आवाज होगा, हाइड्रोजन गैस का। तो इस तरह से हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं बाबू कि किस तरह से हम लोग यहां पे प्रयोग में पता कर रहे हैं कि जब हम लोग जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से हमको हाइड्रोजन गैस तैयार होगा। तो प्रक्रिया को आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, समझने का कोशिश कीजिए, और ये काफी आसान मेथड है। इस मेथड से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा गैस निकल रहा है और पर्याप्त मात्रा में हमको क्या प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमको तैयार होने वाला विलयन हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा बाबू ZnSO4। यहाँ पर जो हमको नया विलयन तैयार हो जाएगा निकलने के बाद वो क्या होगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई जिंक जो भी क्रियाशील धातु होंगे वो किस तरह से किसी भी धातु, किसी भी एसिड के या बेस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर किस तरह से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, निकालते हैं। तो इसको हम पहचानने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किए कि हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बात है आपको जरूर समझ में आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इस प्रयोग को कर दिखा सकते हैं। तो एक बात आपसे कहना चाहते हैं, ये प्रयोग हमने दिखा दिया, इसका आप HW इसी का करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब HW में क्या करना है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को किए, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस चीज को अपने कॉपी में अच्छे से डायग्राम कर, वैसे पेज में कीजिए जो पेज सादा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से डायग्राम कर हमको दिखाइए और आपको हम बतलाएंगे कि आपको और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या जिनका अच्छा रहेगा उसको हम अपने तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देंगे। अभी तो हम लोग छोटा ही गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी गिफ्ट होगा, लेकिन गिफ्ट आपके लिए होगा जिनका सबसे बढ़िया होगा, और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। और आप लोग सभी टेस्ट में भाग नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, इसका कारण बताइएगा। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट पाने से ही हम सब कुछ हैं, आपका सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं है। इसलिए भाई प्लीज़ मदद करो, थोड़ा सा हेल्प करो, ताकि हम भी अच्छे तरह से आपके साथ काम कर पाएँ। चलो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाबू इस एसिड और बेस का पूरे के पूरे जो भी हमारा रासायनिक गुण मिलने वाला है या रासायनिक अंतर मिलने वाला है, वो सारा चीज़ देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। तो अगले क्लास को करना ना भूलें। और आप लोग का रेगुलर क्लास रहेगा, वो थोड़ा सा किसी कारण बस 2 दिन का क्लास हम लोग का गैप हो गया, इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग का क्लास रेगुलर रहेगा। और एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर का जिनको भी नोट्स मिल गया है, जिनको नहीं मिला है वो ले ले, और जिनको मिल गया है वो अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाएं और नोट्स का फोटो क्लिक करके हमको ज़रूर दिखाएं, ताकि हमको पता चले कि नहीं मेरे द्वारा भेजा गया जो भी सामग्री है आपके लिए काम आ रहा या नहीं आ रहा। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।